हेलो फ्रेंड्स, मेरी तो चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं आज भूकंप विज्ञान मतलब सिस्मोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अर्थ कैसे मतलब अर्थक्वेक कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, क्या कारण है भूकंप आने का, क्या वेव्स होती हैं, है ना, कितने प्रकार की वेव्स होती हैं, किस वजह से भूकंप आते हैं और क्या क्या सब कुछ आज हम इस वीडियो में पूरा भूकंप के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो कि पीएससी विद ऋतु चौहान के नाम से मेरा चैनल है। इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चैनल को सर्च करना है तो गूगल पर जाके चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक पेज से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। तो प्लीज़ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप लिंक को क्लिक करिए और मुझसे कनेक्ट होइए। चलते हैं हमारे टॉपिक के पास। टॉपिक है हमारा भूकंप विज्ञान। भूकंप के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले कि भूकंप होता क्या है। भूकंप मतलब कंपन। भूकंप मतलब भू के ऊपर कंपन, अर्थ पे जो भी शॉक्स पैदा होते हैं वो भूकंप होते हैं। मतलब भूकंप के ऊपर जो कंपन पैदा होती है ना, वही क्या है, भूकंप है, वही अर्थक्वेक है। तो क्या होता है कि जैसे ये किस तरह की वेव्स आती हैं। आपने कभी देखा होगा कि पानी में आप अगर किसी पत्थर को फेंक दे रहे हो तो वहाँ पे एक वेव्स आ जाती हैं, मतलब गोल गोल तरीके की जो वेव्स आती है ना, दूर तक चली जाती है बाद में, तो वो वेव्स होती हैं। वही वेव्स आती हैं भूकंप मतलब पृथ्वी पे आती हैं। अब किस वजह से आती हैं? पृथ्वी में मैंने आपको बताया कि मेंटल होता है अंदर, उसके नीचे कोर होता है। अब सब अपर मोस्ट क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होती है। तो जो अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मतलब मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर। इस टाइप का मैं एक पार्ट ले रही हूँ, अर्थ क्रस्ट का थोड़ा सा पार्ट ले रही हूँ, है ना। तो इस तरीके का ये है। अब यहाँ पे मान लो ये मेंटल है, तो यहाँ से ये भूकंप मेंटल से कुछ गहराई पे, मतलब भूकंप क्या होते हैं, भूकंप नॉर्मली भूकंप 50 से 60 किलोमीटर की गहराई पे जो मेंटल में होती है वहां से आना शुरू होते हैं नॉर्मली। मतलब जो साधारण भूकंप होते हैं, है ना, सोलो अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, वो 70 किलोमीटर तक आते हैं। बाकी उसके बाद में भी आते हैं, मतलब 200 किलोमीटर गहराई के भी भूकंप आते हैं जो मॉडरेट टाइप के भूकंप होते हैं। और उससे ज़्यादा जो भूकंप होते हैं गहराई पे जो होते हैं, मतलब 300 के बाद जो होते हैं, वो क्या होते हैं, डीप भूकंप में, डीप अर्थक्वेक में आ जाते हैं। मतलब ये टाइप्स में आ जाते हैं। तो ये कहाँ आते हैं, मेंटल में आते हैं। जब ये यहाँ आते हैं, यहाँ पर भूकंप मतलब यहाँ पर जो भी मेग्मा है उसमें क्या हलचल पैदा हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, इसमें कंपन आना शुरू हो जाते हैं, शॉक्स आ जाती है, वेव्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो वेव्स है वो इस तरीके से ऐसी गोल 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 फॉर्म में आना शुरू हो जाती है ना। और ये हमारा अर्थ है। हाँ, तो ये कहाँ, अर्थ को इसको टकरा के और अर्थ को क्या करती है, कंपन करना शुरू कर देती है, अर्थ को शॉक करना शुरू कर देती है। तो ये क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है हमारी पृथ्वी पे, जो हमको महसूस होता है। हमें महसूस होता है ना कई बार कि हमारी पृथ्वी कैसी हो रही है, हिल रही है ना, मतलब ऐसा हमें फील होता है कि यार कुछ हिल रहा है ना। तो वो अर्थक्वेक होता है। तो जहाँ से ये शुरू होता है, जहाँ से भूकंप शुरू होता है, भूकंप का जो मूल होता है, जो उत्पत्ति केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेस्मिक फोकस बोलते हैं। मतलब हिंदी में बोलते हैं उसे उत्पत्ति केंद्र। उत्पत्ति केंद्र से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ से भूकंप शुरू होता है, उत्पत्ति होती है इसकी। और इसके ठीक अर्थ पृष्ठ पे, भूपृष्ठ पे, इसके ठीक ऊपर, बिल्कुल ऊपर वो पॉइंट होता है जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस होता है ना। और सबसे ज्यादा जिसको तोड़ता है, मतलब सबसे ज्यादा जो विनाश होता है जिस जगह पे, ये बिल्कुल जस्ट ऊपर होता है। ये जो सेस्मिक फोकस होता है ना, उत्पत्ति केंद्र होता है, इसके जस्ट ऊपर ये होता है पॉइंट। मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, हमारा क्या हो गया, ये भूकंप केंद्र हो गया, है ना। ये भूकंप का मूल हो गया, मतलब ये उत्पत्ति केंद्र हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले भूकंप आया है, तो ये क्या हो गया, हमारा भूकंप केंद्र हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूकंप केंद्र। जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको बोलते हैं उत्पत्ति केंद्र, मतलब सेस्मिक फोकस होता है। और जहाँ सबसे पहले महसूस होता है अर्थ क्रस्ट पे ऊपर, इसके जस्ट ऊपर,
वो क्या होता है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल में ही होता है ना, यहाँ इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर ही होता है। तो ये अर्थ क्रस्ट पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिसेंटर, मतलब भूकंप केंद्र बोलते हैं। अब इसमें और भी है कि ये जो वेव्स होती है ना, ये यहाँ पे जो बिल्कुल इसके पास होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसका जो मतलब प्रभाव होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर होता है। फिर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो लेकिन ये जो ये वाली पूरी है वो एक ही स्ट्रेंथ की है। हाँ, ये वाली वेव्स पूरी जो तरंग है एक ही स्ट्रेंथ की है, ये एक ही स्ट्रेंथ की है। तो जब समान प्रभाव की या समान स्ट्रेंथ की जब वेव्स किसी जगह पर मिलती है, मतलब मान लो कि इसके बाद जो वेव आई उसकी एक ही स्ट्रेंथ हो गया, तो ये अर्थ क्रस्ट पे यहाँ पर मिल रही है और यहाँ से ये यहाँ पर मिल रही है ना। तो ये और ये इस जो समान स्ट्रेंथ की जो वेव होती है उसको मिलाने वाली एक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, वो क्या होती है, समभूकंप इसको बोलते हैं। मतलब आइसोसेसिमल लाइन बोलते हैं, आइसोसेसिमल लाइन जिसे बोलते हैं। समभूकंप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेसिमल लाइन। मतलब कौन सी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब समान स्ट्रेंथ की जो वेव्स होती है, तरंग होती है, जो एक ही प्रभाव की तरंग होती है ना, एक ही तरीके से जो स्ट्रॉन्गनेस जिसमें होती है, तो वो क्या कहलाती है, हिंदी में उसे समभूकंप बोलते हैं। जो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, हिंदी में समभूकंप कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेसिमल लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेसिमल लाइन होते हैं। फिर एक और होता है कि अब ये तो भूकंप एक ही जो वेव्स है वो एक ही स्ट्रेंथ की हो गई। अब फिर दूसरा होता है कि एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर कितनी सारी वेव्स आ रही हैं। मतलब मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पर एक ही समय पर यहाँ पे 4-5 वेव्स आ गई है ना। तो उन 4-5 वेव्स को मिलाने वाली एक लाइन होती है, वो कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है सहभूकंप, सहभूकंप रेखा, मतलब होमोसेसिमल लाइन है ना। वह लाइन होमोसेसिमल लाइन मतलब कि एक ही टाइम पर जब एक बहुत सारी वेव्स आ जाती हैं एक ही समय पर एक जगह पर, तो वो किससे शो होती है, होमोसेसिमल लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये। हाँ, और एक ही स्ट्रेंथ की जब मिलती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती आइसोसेसिमल लाइन कहलाती है। तो क्या मैंने आपको क्या बता दिया इसमें कि सेसिमिक फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, आइसोसेसिमल लाइन क्या होती है और ये क्या होता है, होमोसेसिमल लाइन क्या होती है। अब ये भूकंप है, मतलब भूकंप एक साल में लगभग 8 से 10 हजार भूकंप आते हैं। एक साल में हमारी पृथ्वी पर 8 से 10 हजार भूकंप आते हैं। इसमें छोटे भी होते हैं कुछ, मतलब डीप अर्थक्वेक भी होते हैं, सोलो अर्थक्वेक भी होते हैं, कुछ कम गहराई के भी होते हैं, कुछ ज़्यादा गहराई के होते हैं, कुछ हमें नुकसान करते हैं, कुछ महसूस भी नहीं होते हैं। हाँ, इन सबको मिलाकर क्या 8 से 10 हजार, जो कि मतलब सिस्मोग्राफ पे जो एक इंस्ट्रूमेंट पे जो मेजर किए हैं अभी तक, मतलब जहाँ तक हम पृथ्वी पर पहुँच पाए हैं। पृथ्वी का तो बहुत सारा भाग ऐसा है ना कि जहाँ पर हम पहुँच भी नहीं पाए हैं अभी तक। मतलब जैसे हमारे डीप ओशियंस हो गए, ओशियंस वगैरह हो गए हैं, तो वहाँ पर क्या पानी है और बहुत ज़्यादा गहराई पे हम पहुँच भी नहीं पाए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए नहीं है, इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगे हैं, जहाँ पर हम सिर्फ पहुँच सकते हैं। तो और क्या हमें पता ही है कि जो हमारा मतलब हम जहाँ रहते हैं, जो हमारा महाद्वीप है वो कम है और महासागर बहुत बड़ा है। तो मतलब जितने मेज़र किए गए हैं वो कितने हैं, 8 से 10 हजार होते हैं भूकंप जो मेजर किए गए हैं। और इससे ज़्यादा भी भूकंप आते हैं, ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। मतलब हो सकता है कि एक साल भर में 50 हजार भूकंप आते हो, 50 हजार बार भूकंप आते हो, मगर क्या इंस्ट्रूमेंट में ये 8 से 10 हजार बार नोट किया गया है। तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो हर घंटे हमारी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है, या तो छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। मतलब हर घंटे कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है, कुछ महसूस हो जाते हैं और कुछ महसूस नहीं होते हैं, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये भूकंप इस तरीके से उत्पन्न होता है। अब जो ये वेव्स होती हैं, तो इन वेव्स के भी प्रकार होते हैं, तरंग जिनको हिंदी में बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है, नॉर्मली 3 प्रकार की होती है ना। तो इसके 3 प्रकार कौन से हो गए, एक हो गया पी, दूसरा हो गया एस सेकेंडरी, और तीसरा हो गया लव वेव। तो मतलब इसको नाम ही लव वेव है, इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव, लव वेव, प्राथमिक वेव, गौण वेव और लव वेव। लव वेव मतलब इसको लव वेव भी बोलते हैं,
लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, सरफेस वेव भी बोलते हैं। मतलब ये धरातल पे आती है ना, ये सिर्फ धरातल पे महसूस होती है, अर्थ क्रस्ट पे ही महसूस होती है, ये अंदर नहीं जाती है ये वेव, है ना। ये अर्थ क्रस्ट के बाद ही मेंटल पे नहीं जाती, ये कोर पे नहीं जाती, ये सिर्फ अर्थ पे ही रहती है। इसलिए इसको सरफेस, इसको धरातलीय वेव भी बोलते हैं या धरातलीय तरंग भी बोलते हैं, लव वेव बोलते हैं। और क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, सबसे कम इसकी एवरेज स्पीड इसकी सबसे कम होती है, मतलब 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चलती है, प्रोपोगेट करती है ना। प्रोपोगेट मतलब ये चलना, किस में ये जा रही है, तो ये ठोस, द्रव, गैस जो होते हैं, हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में प्रोपोगेट करती है। और ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होती है ना, तीनों वेव्स में सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमको पहुंचाती है ना, तो यही वेव है, ये जो लव वेव है ना, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। मतलब पता है ना कि लव क्या होता है, लव विनाशकारी भी होता है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है लव। अगर मतलब एक नॉर्मली मैं बता रही हूँ, सबके लिए जो लव होती है, मोहब्बत होती है, वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचा देती है। और कई बार क्या नुकसान फायदा लव में वैसा देखे नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको याद रहे एक तरीके से कि जैसे हमें लव नुकसान पहुंचाता है ना सबसे ज़्यादा, भले ही वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, वैसे ही ये लव वेव होती हैं जो कि स्पीड में बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मगर क्या होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान हमको यही पहुंचाती है, हमारा सबसे ज़्यादा विनाशकारी हमारे लिए यही होती है, हमारा तोड़ फोड़, है ना। जैसे दिल दिमाग को तोड़ के चला जाता है ना, वैसे ही ये लव वेव होती है, जो लॉन्ग वेव, सरफेस वेव, धरातलीय तरंग जिन्हें बोलते हैं, ये क्या करती है, विनाशकारी होती है, सबसे ज़्यादा यही विनाश करती है। और जो पी और एस होती है ना, ये तो बेचारी सीधी सादी सी वेव है ना, ये सिर्फ नाम के लिए वेव है, ये महसूस होती है सिर्फ, हाँ, ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, ना हमको पहुंचाती है ना अंदर पहुंचाती है, ये सिर्फ हमें बताती है कि हमारे अर्थ के अंदर कैसा क्या है ना। लेकिन जो लव वेव होती है, ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये प्रोपोगेट कर लेती है, मतलब चली जाती है ठोस, द्रव, गैस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में प्रोपोगेट करती है। फिर आ जाओ अपनी सीधी सादी सी वेव पर, प्राइमरी वेव पर। प्राइमरी वेव मतलब ये प्राथमिक वेव होती है। अब प्राथमिक वेव क्यों है, प्राइमरी वेव ये क्यों है, क्योंकि सबसे पहले यही वेव आती है ना। जब भी हमको अर्थक्वेक महसूस होता है, जब भी हमें भूकंप महसूस होता है, कंपन महसूस होते हैं, तो सबसे पहले जो उत्पत्ति केंद्र, जो भूकंप केंद्र पे जाती है, मतलब एपिसेंटर पे सबसे पहले जो पहुंचती है, वो होती है प्राइमरी वेव्स होती है। हाँ, इसकी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इसकी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी एवरेज स्पीड होती है। और ये भी प्रोपोगेट कर लेती है इसकी जैसे ठोस, द्रव और गैस में, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी ये प्रोपोगेट कर लेती है। इसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मगर ये क्या होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, और इनकी स्पीड क्या होती है, हाई डेंसिटी में हाई हो जाती है, लो डेंसिटी में लो हो जाती है। मतलब हाई डेंसिटी का कोई पदार्थ है, ज़्यादा घनत्व का कोई पदार्थ है, तो एग्जाम्पल के लिए लो कि चट्टान की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या इनकी स्पीड कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। और पानी का डेंसिटी चट्टान की अपेक्षा कम होता है ना, पानी का घनत्व कम होता है उस चट्टान की अपेक्षा, तो वहां पर इनकी स्पीड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तीनों जितनी भी वेव्स होती है उनकी हाई डेंसिटी में क्या हो जाती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और लो डेंसिटी में क्या हो जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है। और ये ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ये प्रोपोगेट करती है। फिर सेकेंड हमारी आ जाती है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं गौण तरंग। सेकेंडरी मतलब ये बाद में आती है। इसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन क्या है, इसका क्या है कि ये सिर्फ सॉलिड में ही जाती है, सॉलिड में ही प्रोपोगेट कर पाती है, बाकी जो लिक्विड होता है इसमें ये प्रोपोगेट नहीं कर पाती है। ये सिर्फ सॉलिड में प्रोपोगेट कर पाती है और लिक्विड में प्रोपोगेट नहीं कर पाती है। सेकेंडरी है मतलब ये प्राइमरी के बाद आती है। कितने मिनट बाद आती है, जब भी प्राइमरी आती है उसके 3 मिनट बाद आती है। मतलब कभी भी आपने देखा होगा, कभी महसूस किया होगा कि भूकंप आया, कंपन महसूस हुआ, फिर वो बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद दूसरा कंपन आया। मतलब ये हमको इतने, मतलब ये 3 मिनट भी होते हैं ना, ये 3 मिनट भी हम जब घबराए हुए होते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत कम होते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आ पाता इतनी जल्दी कि भाई ये सेकंड वेव आ गई, हमको लगता है कि भाई प्राइमरी वेव है, नहीं। लेकिन जो ये 3 मिनट बाद आती है, 3 मिनट बाद कौन सी आती है, सेकेंडरी वेव आती है प्राइमरी के
3 मिनट बाद सेकेंडरी वेव आती है और उसके कुछ मिनट बाद क्या होती है, लव वेव आती है, जो हमसे बहुत मोहब्बत करती है ना, इसलिए हमारा सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है। अब तीनों का क्या होता है, ये तीनों में प्रोपोगेट कर पाती है, लिक्विड सॉलिड गैस में, ये भी तीनों में प्रोपोगेट कर पाती है लिक्विड सॉलिड गैस में, और ये ओनली लिक्विड में प्रोपोगेट कर पाती है। तीनों की नेचर कैसा है कि ये हाई डेंसिटी में कैसी हो जाती है, हाई डेंसिटी में इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और लो डेंसिटी में इनकी स्पीड कम हो जाती है। अब ये जो पी है ना, इसका नेचर किस तरीके का होता है, आपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखी होगी ना, अनुदैर्घ्य तरंग होती है जो जिसे साउंड वेव्स भी कहते हैं, है ना, साउंड वेव्स कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, तो इनका नेचर उस तरीके का होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरीके का नेचर होता है इनका। और जो सेकेंडरी वेव होती है ना, ये ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है, जो अनुप्रस्थ वेव होती है ना, मतलब जिसे प्रकाश तरंगे कहती है, प्रकाश तरंगे जिस तरीके की होती है, नेचर होता है, उसी तरीके का सेकेंडरी वेव का नेचर होता है, वो भी ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती है, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, मतलब जो साउंड ध्वनि तरंगे होती है ना, उस तरीके की पी वेव्स होती हैं, और प्रकाश तरंगों की तरीके की किसी होती है, एस वेव्स होती हैं, ये तीनों। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भूपृष्ठ पे, अर्थ क्रस्ट पे जो पी की वैल्यू, मतलब पी की वैल्यू नहीं, मतलब पी की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और वहीं पे एस की कितनी होती है, एस की भी 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में होती है, एवरेज होती है। और आप अगर 2900 किलोमीटर पर जाते हैं, मतलब मेंटल पे जाते हैं नीचे, तो क्या हो जाता है, पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, 13 के आसपास पहुंच जाती है, और एस भी क्या हो जाती है, 7 के आसपास एस भी पहुंच जाती है, सेकेंडरी वेव भी पहुंच जाती है। और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वेव्स की, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, जो भूकंपी लहरें होती हैं, इनकी जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो मेंटल पर ही होती है, जो प्रवाह होता है ना, उसी में ही सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। और उसके नीचे जब हम इसे मेंटल के नीचे जब जाते हैं, 2900 के नीचे जब जाते हैं, तो क्या होता है, इनकी स्पीड कम हो जाती है ना, क्यों हो जाती है, अब जो एस है वो तो अंदर जा ही नहीं पाता है ना, वो तो लिक्विड में, वो ठोस में जा ही नहीं पाता है, सॉरी वो ठोस में जाता है, लिक्विड में जा ही नहीं पाता है। और जो पी है, जो प्राइमरी वेव है, वो भी क्या करती है, कुछ तो रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कुछ का परावर्तन हो जाता है और कुछ का अपवर्तन हो जाता है, तो इसकी वजह से ये वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है। अब क्या होता है, कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे ना पी वेव्स पहुँच पाती है ना एस वेव पहुँच पाती है, मतलब पी एस तो नहीं जा पाती, सिर्फ ठोस में जा पाती, लिक्विड में नहीं जा पाती। और पी का क्या होता है, पी वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब परावर्तन हो जाता है और अपवर्तन हो जाता है। परावर्तन, रिफ्लेक्ट मतलब कि जब आप है ना, ये वेव्स ऐसे इसको करके इधर चली जाती है और कुछ इस तरीके से चली जाती है, वापस चली जाती है। रिफ्रैक्शन मतलब वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट करके मतलब ये थोड़ा इसमें एंगल में मोड़ आता है और इस तरीके से मुड़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ वेव्स कुछ एरिया में पहुंच नहीं पाती हैं। तो जिस एरिया में दोनों वेव्स पहुंच नहीं पाती हैं, पी और एस वेव नहीं पहुंच पाती, उसको क्या बोलते हैं, शेडो जोन बोलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, भूकंपीय छाया क्षेत्र बोलते हैं, या सेस्मिक शैडो जोन बोलते हैं, सेस्मिक शैडो जोन इसे बोलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ना पी पहुँच पाती है, मतलब प्राइमरी वेव्स भी नहीं पहुँच पाती और सेकेंडरी वेव्स भी नहीं पहुँच पाती। और हम लव वेव्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लव वेव जो है धरातल पर ही आती है, भूपृष्ठ पे ही आती है, अंदर नहीं आती, इसलिए हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। ये तो सिर्फ जितना भी नुकसान करना है ऊपर ही करती हैं, है ना, ये अंदर तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर ना पी वेव पहुँच पाती है ना एस वेव पहुँच पाती है, ना प्राइमरी ना प्राथमिक ना गौण किसी भी तरीके की तरंग नहीं पहुँच पाती है, वो क्षेत्र कैसा कहलाता है, वो क्षेत्र कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र या सेस्मिक शैडो जोन, वो कहलाता है सेस्मिक शैडो जोन कहलाता है। अब मतलब है ना, जब भूगोलविद ने और जो क्या अलग अलग खोज करते रहते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पाया कि वेव्स का कुछ और भी ग्रुप है ना, ये जैसे पी और एस एक ग्रुप हो गया, तो इसके अलावा भी ग्रुप है अलग, जिसे बोलते हैं PGSC और P स्टार S स्टार, मतलब ये भी एक ग्रुप है, ये भी प्राइमरी वेव है, ये भी सेकेंडरी वेव है,
इनका नेचर कैसा होता है, नेचर तो इनका वैसा ही है, मतलब ये जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल ही है, ये वाली जो वेव है ये सेकेंडरी, मतलब ये सेकेंडरी वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, मगर क्या होता है इनका जो प्राइमरी वेव है उससे पीजी की स्पीड कैसी होती है, थोड़ी कम होती है ना, पी स्टार की स्पीड थोड़ी कम होती है, नेचर वैसे ही होता है लेकिन स्पीड कम होती है। इसी तरीके से एस का भी नेचर वही होता है, एस जी का भी नेचर वही होता है, मगर स्पीड क्या हो जाती है इनकी, कम हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे एस के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड कम हो गई, पी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड कम हो गई, इसलिए इनको अलग ही ग्रुप ले लिया, मतलब कंपन आते हैं मगर थोड़े कम स्पीड से आते हैं, उसकी नेचर के होते हैं मगर थोड़े कम स्पीड में आते हैं, इसलिए इनको क्या कर लिया, इनको अलग ग्रुप में रख लिया। तो इसको आप मैं एक डायग्राम बना दे रही हूँ कि आप इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं, जैसे कि पी वेबसाई है ना, पी वेबसाई, फिर यहाँ पे मान लो पी स्टार वेबसाई और यहाँ पर ये पीजी वेबसाई है। तो जो स्टार वेव होती है ना वो पी और पीजी के बीच की होती है। हाँ, इसकी अगर ना 8 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है तो इसकी स्पीड कैसे हो जाती है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ थोड़ी कम होती है, और इसके बीच की इनकी स्पीड होती है। ऐसे ही इनका भी होता है, एस का भी, कि एस आया फिर यहाँ पर एस स्टार आया और एस जी आ गया। तो पी एस एल के अलावा और भी वेव्स होती हैं, पी जी वेव होती हैं और पी स्टार वेव होती है, एस जी वेव होती है और एस स्टार वेव्स होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, इनको नोट किया जाता है। तो इनको नोट कैसे किया जाता है, इन एक सिस्मोग्राफ होता है, एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी, इनको उससे मेजर किया जाता है, और मेजर कुछ पैमाने पे किया जाता है ना, कुछ पैमाना होना चाहिए मेजर करने का। तो इनके दो पैमाने हैं, एक मरकली और दूसरा रिएक्टर। सुना होगा रिएक्टर पैमाने पे भूकंप इतना आया है ना। तो दो पैमाने हैं इसका, एक मरकली हो गया और दूसरा हो गया रिएक्टर पैमाना। तो मरकली क्या है, मरकली में 1 से लेके 12 तक कैटेगराइज किया गया है इसको, है ना। और इसी तरीके से रिएक्टर पैमाने को भी कैटेगराइज किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे 3.5 रिएक्टर पैमाने पे 3.5 का भूकंप आया, 4.5 का भूकंप आया, 4.3 का भूकंप आया, या फिर 8.1 का भूकंप आया। तो ये रिएक्टर पैमाने पर इसको नोट किया जाता है कि भाई 3.5 मतलब ना 4.3 का जो भूकंप होता है ना रिएक्टर पैमाने पर, वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। मतलब आप चल रहे हो तो चलते चलते आपको हल्का सा महसूस होता है। और इसके ऊपर के भी जितने होते हैं ना 3.5, ये 3.5 का जो भूकंप होता है रिएक्टर पैमाने पर, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में ही नोट किया जा सकता है, आप उसको फील नहीं कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो हल्का हल्का सा नोट कर लेता है, कम भी करता है, ज़्यादा भी करता है। तो जो हल्का हल्का सा नोट कर लेता है ना 3.5 वाला, ये बिल्कुल हल्का सा होता है, इंस्ट्रूमेंट इसे नोट कर सकता है, आप इसे महसूस नहीं कर सकते। आप कब महसूस करते हो, जब ये 4.3 के इसकी स्ट्रेंथ कैसी हो जाती है, 4.3 के आ जाती है रिएक्टर पैमाने पे। 4.3 की वैल्यू का जब भूकंप आता है तो आप उसको चलते हुए महसूस कर सकते हो। फिर 4.6 का आता है तो आप है ना, अगर सो रहे हो तो अचानक से हिल जाते हो, हाँ, और आपकी नींद खुल जाती है, इस तरीके से होता है। और जो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 6 का आ गया तो फिर धरती हिलने लग गई, सामान हिलने लग गया, सामान गिरने लग गया। और जो 8.1 का भूकंप होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है, वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल का होता है, विनाशकारी होता है। इसको आप सुनामी को भी इसी में कैटेगराइज कर सकते हो आप, कि मतलब वो सब कुछ तहस नहस कर देता है, ख़त्म कर देता है वो वाला भूकंप, उस तरीके का भूकंप। तो वो कैसा होता है, जो सुनामी थी ना, हमारी सुनामी अभी जो आई थी, तो वो 8.1 रिक्टर पैमाने पर 8.1 पे आई थी। वन की तरीके की सुनामी थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। मतलब बहुत सारे लोग, लगभग 50,000 60,000, बहुत सारे लोग खत्म, लाखों से लोग खत्म हो गए, कुछ तो गायब हो गए, मिले ही नहीं। तो वो क्या, सुनामी भी भूकंप है ना, सुनामी भी भूकंप का ही एक प्रकार है। हाँ, तो इसको नोट किया जाता है। इसके पैमाने होते हैं, एक मरकली होता है, दूसरा होता है रिएक्टर पैमाना होता है। तो इन कैसे नोट किया जाता है, सिस्मोग्राफ, मतलब भूकंप लेखी यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ होता है, जिससे हम इसको नोट कर सकते हैं। अब भूकंप आते क्यों है ना, भूकंप क्या हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि भूकंप क्या हो गया। भूकंप क्या हो गया कि भूकंप पृथ्वी पे जो भी कंपन आते हैं, जो भी शॉक्स हमें फील होते हैं, है ना, वो भूकंप हो गए। अब भूकंप क्यों आते हैं, अलग अलग रीजन है इसका, हमारी पृथ्वी हिलती क्यों है। सबसे पहले ज्वालामुखी अगर फटेगा तो चट्टानों को थोड़ा हिला देता है, उसके कारण भूकंप आता है।
फिर दूसरा ले लो कि हम जब कभी बांध बना लेते हैं, है ना, बांध की वजह से क्या होता है, चट्टान पे वजन ज़्यादा हो जाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा बांध में पानी आ जाता है तो क्या होता है, चट्टानें उस दबाव को सहन नहीं कर पाती और हिलने लगती हैं, तो उससे कंपन शुरू हो जाते हैं, उसके कारण भूकंप आता है। फिर हो गया कि आपका जो बलन और भ्रंश होता है ना, बलन मतलब कि जब जब भूपटपट्टी मतलब इस तरीके से जब ये आपस में मिल जाती हैं, है ना, तो बलन होता है। यह भ्रंश, तनाव, कंप्रेशन वगैरह, इनकी वजह से भी भूकंप आते हैं। और जब पृथ्वी हमको मतलब है ना, ऐसा हमें पता ही है कि पृथ्वी गर्म गैस का एक गोला थी, उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडी हो रही है। जब वो ठंडी हो रही है ना तो थोड़ी सी सिकुड़ रही है, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, इसमें थोड़ी सी उसके जो अंदर चट्टानें हैं, उन चट्टानों में क्या होती है, थोड़ी सी अव्यवस्था पैदा हो जाती है, उसके कारण वो हिलने लगती हैं, उससे भी भूकंप आते हैं। फिर प्लेट विवर्तनिकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भूकंप आते हैं। क्या होता है, प्लेट्स मिलती हैं, टकराती हैं आपस में, या फिर कट मार के चली जाती हैं, तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो अब एक वर्ड है वेनियोव क्षेत्र। वेनियोव क्षेत्र क्या होता है कि मतलब है ना, भूकंप क्या होते हैं, जो प्लेट्स होती है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता ही दिया है कि प्लेट्स क्या होती हैं, मतलब पूरा अच्छे तरीके से मैंने उस वीडियो में बता दिया है। आपको अगर जानना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है ना, उस थ्योरी के बारे में आपको सब कुछ जानना है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उसका वीडियो प्लेट टेक्टोनिक्स नाम से उसका वीडियो है, आप जाके उसको सर्च कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स होती हैं उनमें भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो जो भूकंप होते हैं वो प्लेट्स के किनारे किनारे पे आते हैं। जो किनारा होता है, जो भूकंप होता है, वो प्लेट का क्या करता है, किनारे को डिनोट करता है, नोट करता है, मतलब उसको प्रदर्शित करता है कि भाई यहाँ से ये प्लेट शुरू हो रही है, या यहाँ पर ये प्लेट खत्म हो रही है। प्लेट का को जो किनारा बाउंड्री होती जो, वो भूकंप से ही शो कर जाती है। तो क्या होता है, जो हैवी भूकंप होते हैं, जो डीप भूकंप होते हैं, गहरे भूकंप होते हैं, मतलब जो 300 किलोमीटर के अंदर के जो भूकंप होते हैं, वो तो सभी प्लेट्स पे होते हैं, है ना, मतलब जितने भी प्लेट्स हैं, हमारी एशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, या पैसिफिक प्लेट है ना, इंडियन प्लेट है, सब पे भूकंप आते हैं, सब पे डीप भूकंप आते हैं। सबकी गहराई 200 किलोमीटर की भी हो सकती है, मगर जो सबसे ज़्यादा गहरे भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं हमारे जो मध्य कटक होते हैं, मतलब मध्य सागरीय जो कटक होते हैं, जो जिनको बोलते हैं मिड ओशन रिजिड जिसे बोलते हैं ना, उस पर सबसे ज़्यादा गहरे भूकंप आते हैं, जिनकी गहराई क्या होती है, 200 किलोमीटर तक की होती है, या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो जब जो प्लेट्स दो आती हैं, है ना, आपस में जब दो मिलती हैं, तो जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर रहती है। तो जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे जाती है, तो क्या होता है, वो पिघल जाती है, और कई बार क्या होता है, वो पिघल के ऊपर आ जाती है, ज्वालामुखी बन जाती है, और पिघल के नीचे चली जाती है। जब वो नीचे जा रही होती है ना, तो कई बार वो 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरे चली जाती है, मतलब वो 700-800 किलोमीटर तक नीचे ज़्यादा गहरे चली जाती है, और क्या कर लेती है, खाई का निर्माण कर लेती है। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक भूपर पट्टी है और यहाँ से संलग्न एक खाई है, मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, एक खाई का निर्माण कर रही है। तो जब ये जो खाई है, इसका जो एंगल है, इसका जो स्लोप है, वो 45 से 65 डिग्री का जब होता है, किसके अकॉर्डिंग जो भूपरपट्टी होती है उसकी अकॉर्डिंग जब ये इसका होता है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है वेन्यू ऑफ क्षेत्र, है ना, वेन्यू ऑफ जोन कहते हैं। अब इसको वेन्यू ऑफ जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले वेन्यू ऑफ ने डिस्कवर किया था, है ना, इसलिए उन्हीं के नाम से इनको वेन्यू ऑफ क्षेत्र बोलते हैं। तो वेन्यू ऑफ जोन क्या होता है, जब और ये वेन्यू ऑफ जोन होते कहाँ हैं, ये होते हैं सिर्फ पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर होता है ना, सिर्फ वहीं पर होते हैं। कितनी गहराई पे होते हैं, 700 से 800 की गहराई पर होते हैं, मतलब 200-300 से ज़्यादा जब प्लेट अंदर चली जाती है ना, और वो पिघल जाती है, तो एक खाई का निर्माण कर लेती है। और वो जो खाई क्या होता है, उसका स्लोप कैसा हो जाता है, खाई का स्लोप हो जाता है जब 45 से 65 के बीच का होता है, मतलब नॉर्मली ये है ना, नॉर्मली 45 से 65 का बीच का होता है, बाकी ये है आप इसको 40 से 80 डिग्री के कोण पे, एंगल पे इसको आप ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये 45 से 65 के बीच का ही होता है। तो उस क्षेत्र, वो जो खाई होती है, वो जो क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं वेन्यू ऑफ क्षेत्र। समझ में आ गया आपको, वेन्यू ऑफ क्षेत्र क्या होता है, वेन्यू ऑफ क्षेत्र होता है प्रशांत महासागर में ही होता है। सबसे पहले तो ये कि सिर्फ प्रशांत महासागर में ही होता है, और कब होता है, जब भूपरपट्टी से
खाई का एंगल जब बनता है 45 से 65 का, तो ये वेन्यू ऑफ क्षेत्र कहलाता है ना। तो इसकी वजह से मैंने बताया आपको, प्लेट विवर्तनी की वजह से भूकंप आते हैं। फिर कई बार हम लोग की वजह से भी भूकंप आते हैं, मतलब हमने बम फोड़ दिया तो भूकंप आने लगे। ट्रेन जब निकल के जाती है तो कंपन करती है पृथ्वी पर, उसकी वजह से भूकंप आ रहे हैं। या कई बार हमारे घर का छत गिर जाता है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं, या कहीं गुफा गिर गई, है ना। तो इस तरीके से भूकंप के आने के बहुत सारे प्रकार हैं, इन वजह से भूकंप आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको क्या बता दिया कि भूकंप क्या होता है। हाँ, भूकंप जो जहाँ से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सेस्मिक फोकस बोलते हैं, उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं। जहाँ सबसे पहले महसूस होता है वहाँ भूकंप का केंद्र होता है, मतलब एपिसेंटर होता है। और इस एपिसेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं, जो वेव होती है इनका प्रभाव कैसा होता है, कम होता जाता है ना। दूर जाने पे इनका प्रभाव कम होता है और नुकसान भी कम होता है। तोड़ फोड़ सिर्फ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। फिर जो एक लाइन होती है, आइसोसेसिमल लाइन होती है, समभूकंप रेखा, जो एक ही स्ट्रेंथ की वेव्स को शो करती है। और दूसरी होमोसेसिमल लाइन होती है, सह भूकंप रेखा, जो एक ही टाइम पे जब बहुत सारी जब वेव्स आ जाती हैं उसको शो करती है ना। कुछ टाइप्स होते हैं वेव्स के, पी एस लव, तो लव वेव होती है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। पी और एस वेव होती है उसकी अपेक्षा सबसे ज़्यादा विनाशकारी। धरातली वेव होती है जो सिर्फ धरातल पर नुकसान करती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। और पी होती है जो ठोस द्रव गैस में प्रोपोगेट कर पाती है। एस होती है जो ठोस में प्रोपोगेट कर पाती है, सिर्फ द्रव में प्रोपोगेट नहीं कर पाती है ना। और ये पी होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, जो एस होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। हाँ, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है पदार्थ की, क्या होता है वैसे वैसे जो वेव्स हैं उनकी भी इंक्रीज होने लगती है। एक और ग्रुप है वेव्स का, एक और ग्रुप है PGSC, P स्टार S स्टार करके ग्रुप है, मैंने आपको ये बता दिया। फिर भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र जहाँ पे भूकंप की कोई भी वेव्स नहीं पहुँच पाती है, सिस्मिक शेडो जोन कहलाता है। वेन्यू ऑफ क्षेत्र प्लेट विवर्तनी की से मैंने आपको समझाया कि वेन्यू ऑफ क्षेत्र क्या होता है, प्रशांत महासागर में होता है ये वेन्यू ऑफ क्षेत्र। जब खाई भूपर्पटी के अकॉर्डिंग 45 से लेके 65 का एंगल बनाती है। गहरी खाई होती है जिसकी जो गहराई होती है वो 700 किलोमीटर तक चली जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं वेन्यू ऑफ क्षेत्र बोलते हैं। वेन्यू ऑफ क्षेत्र कहाँ होते हैं, वेन्यू ऑफ क्षेत्र सिर्फ प्रशांत महासागर में होते हैं, बाकी और कहीं नहीं होते। इतनी गहराई की खाइयाँ कहीं और नहीं होती है, सिर्फ प्रशांत महासागर में होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये सारा कुछ आपको बता दिया। इसके अलावा भी और भी है सिस्मोलॉजी में, इसके अलावा और भी है कि भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, है ना। भूकंप के कितने प्रकार है, कैटेगरी उनकी वगैरह, क्या प्रभाव होते हैं, लाभ होता है, नुकसान होता है, और भी बहुत सारा कुछ। तो ये सब मैं इसके जो नेक्स्ट वीडियो दूसरा पार्ट लेकर आने वाली हूँ उसमें मैं बताऊंगी। बाकी इसमें मैंने आपको ये पूरा बता दिया। आप इस वीडियो में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उसको आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।